बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बायोकेमिस्ट्री के बेसिक प्रैक्टिकल्स और लैब स्किल्स पर बात करेंगे, जो बीएस नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं। इसके अलावा बेसिक बायोकेमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बायोमॉलिक्यूल्स के लिए हेल्पफुल होंगे। Practical number one is about the general guidelines for lab safety handling of chemicals in the laboratory। क्योंकि बायोकेमिस्ट्री की लेबॉर्ट्री हो, माइक्रोबायोलॉजी की लेबॉर्ट्री हो, तो इसमें हमें मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स के साथ डील करना पड़ता है। तो जब हम केमिकल के साथ डील करते हैं तो केमिकल्स के मुख्तलिफ नेचर्स होती हैं। वो एसिडिक भी हो सकते हैं, वो बेसिक हो सकते हैं, वो क्रोसिव हो सकते हैं, वो टॉक्सिक हो सकते हैं, वो कार्सिनोजन हो सकते हैं। इसलिए सबसे जो बेसिक लेबॉर्ट्री का प्रिंसिपल है वो सेफ हैंडलिंग ऑफ द केमिकल है। और केमिकल्स को हमने सेफ हैंडल करना है, इससे हम अपने आप को भी बचा सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को भी बचा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को भी बचा सकते हैं, अपने प्रैक्टिकल स्किल्स को भी बचा सकते हैं और अपने कोलिग्स को भी महफूज रख सकते हैं। लैब केमिकल सेफ्टी में जो केमिकल सेफ्टी है उसके लिए हमें जो MSDS का सहारा लेना पड़ता है। MSDS स्टैंड्स फॉर मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। तो जितने भी केमिकल लेबॉर्ट्री में होते हैं उनकी सेफ हैंडलिंग के लिए उनको स्पेसिफाइड लेबल करना पड़ता है। तो उस लेबल को हम कहते हैं मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। लेबॉर्ट्री हैजर्ड्स को हम किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं, उसके लिए मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स हैं, मुख्तलिफ टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं। तो वो कौन से मेजर्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम लेबॉर्ट्री हैजर्ड्स को, लेबॉर्ट्री में होने वाले नुकसानात को कम से कम कर सकें। तो ऑलवेज लेबल ऑल कंटेनर्स विद केमिकल्स। लेबॉर्ट्री में जितने भी कंटेनर्स हैं उनको हमें लेबल करना होगा कि इसमें एसिड है, इसमें बेस है, इसमें साल्ट है, ये वाला कोरोसिव है, ये टॉक्सिक है, ये इन्फ्लेमेबल है, ये कार्सिनोजन है। व्हाट इज द टाइप ऑफ द केमिकल, इट शुड बी लेबल्ड। तो बेसिक केमिकल्स की जो सेफ्टी है उसमें क्या है, लेबलिंग ऑफ द केमिकल्स बॉटल्स। यूज प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स फॉर आई प्रोटेक्शन। आई गॉगल्स का पहनना बहुत जरूरी है। एंड मेक श्योर टू वेयर ए लेबॉर्ट्री कोट, और लैब कोट पहनना बहुत जरूरी है, जिनको हम PPEs पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स या इलेक्ट्रोड कहते हैं। इनका लेबॉर्ट्री में यूज करना बहुत जरूरी है। अवॉइड इंटेंशनल स्मेलिंग, इनहेलिंग एंड टेस्टिंग ऑफ केमिकल्स। केमिकल्स को भी स्मेल नहीं करना, कभी उनको इनहेल नहीं करना और टेस्ट नहीं करना, क्योंकि केमिकल्स की नेचर मुख्तलिफ होती है। तो वो या तो हमें क्रोजन काज करेंगे या फिर हमें बर्निंग काज करेंगे। इसलिए ऑलवेज यूज द chemical in the laboratory with very careful, with very intention। ऑलवेज अवॉइड डायरेक्ट कंटेक्ट विद केमिकल्स। केमिकल के साथ कभी भी डायरेक्ट कंटेक्ट नहीं करना। फार फ्रॉम योर हैंड्स, फेस, क्लोथ एंड शूज। अपने चेहरे से, अपने हाथों से और अपने शूज से हमेशा केमिकल्स को दूर रखना है। केमिकल्स को सिर्फ केमिकल के साथ दोस्ती रखनी है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल वर्क तक। प्रैक्टिकल से आगे उनको लेकर नहीं चलना, उनको चखना नहीं है, उनको अपने हाथ के साथ टच नहीं करने देना। वेयर प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग। तो जब भी केमिकल के साथ डील, बल्कि जब भी हम लेबॉर्ट्री में इंटर होंगे तो हमें PPEs का इस्तेमाल लाजमी करना होगा। तो PPEs में मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ द लैब पर। तो बेसिक जो PPEs हैं उसमें गॉगल्स, आई गॉगल्स हैं, आई प्रोटेक्टिव्स, इसके बाद ग्लव्स हैं, लैब कोट है और शूज़ कवर्स हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक PPEs हैं। इनके अलावा तो लैब में एंटर ही नहीं होना। अगर डायग्नोस्टिक लैब है या रिसर्च लैब है, जो सिर्फ प्रैक्टिकल लैब है, व्हाटएवर द टाइप ऑफ लैब, सिंपल से सिंपल लैब में भी हमने इन चीज़ों को इस्तेमाल करना है।
हैजर्डियस केमिकल शुड बी यूज ओनली एज डायरेक्टेड। तो जितने भी हमारे पास हैजर्डियस केमिकल्स हैं उनको हमने उस वक्त यूज करना है जब हमें इस्तेमाल करने का कहा जाए। यूज सेपरेट कैबिनेट फॉर एसिड सॉल्यूशन विद कंसंट्रेशन मोर देन 6 मोलर। तो 6 मोलर सॉल्यूशन के लिए हमने सेपरेट कैबिनेट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि एसिड और बेस जब साथ रखे जाते हैं तो वो क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, उन दोनों की जो नेचर है वो चेंज हो जाती है। और वो दो केमिकल जिनको पास रखने से उनका रिएक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनको हमेशा हमने सेपरेट कैबिनेट्स में रखना है। मार्क द डेट ऑन ऑल कंटेनर्स अपॉन रिसेप्ट एंड अगेन व्हेन रीओपन। तो रिसीव करने पर और ओपन करने दोनों पर उन पर डेट लिखने का, कब हमने रिसीव किया, कब इसको ओपन किया, और उसके बाद कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए हम किसी भी केमिकल को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलवेज अटैच केमिकल लेबल विद ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू ऑल कंटेनर्स। उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है तमाम कंटेनर्स को अटैच करनी है कि इस केमिकल के न्यूट्रलाइजिंग एजेंट कौन से हो सकते हैं, ये केमिकल कौन से हैजर्ड्स काज कर सकता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन उस कंटेनर के साथ लगी होनी चाहिए। इमीडिएटली रीड द वार्निंग लेबल्स व्हेन ओपन न्यूली रिसीव्ड रिएजेंट केमिकल्स। तो जब भी कोई नया केमिकल रिसीव करें या ओपन करें तो उसके वार्निंग लेबल्स को लाजमी रीड करें। तो इससे क्या फायदा होगा, इस इट विल हेल्प to aware of any special storage precautions such as the refrigeration or इनर्ट एटमॉस्फेयर स्टोरेज। तो वो हमें ये बताएगा कि उसको हमने कहाँ स्टोर करनी है, रेफ्रिजरेशन करनी है या फिर आम आप उसको इन्वायरमेंट में स्टोरेज में भी आप उसको रख सकते हैं। पीरियाडिक चेक लाजमी है केमिकल्स का, क्योंकि उस पर वो रस्टिंग भी हो सकती है, कोरोजन भी हो सकती है उनकी, या लीकेज भी हो सकती है। तो पीरियाडिक चेक ऑन केमिकल कंटेनर्स फॉर रस्ट, corrosion and leakage, that is important. Store bottles in chemical safe bags, especially those hazardous and moisture absorbing chemicals। तो हमने सेफ केमिकल लैब्स में उनको स्टोर करना है, खास तौर पर उनको जो हैजर्डियस होते हैं, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। अवॉइड यूज ऑफ माउथ सक्शन टू फिल अ पेपर। तो माउथ सक्शन जो है ना उसको अवॉइड करना है। ऑलवेज यूज अ पंप, यूज अ पेपर बल्ब आर अदर फिलिंग डिवाइसेस। तो आप जो है ना वो पेपर पंप मिलता है जिसको हम पेपर को फिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ऑलवेज यूज द पंप फॉर फिलिंग द पेपर। Smoking, drinking, eating, and application of cosmetics is forbidden in areas where hazardous chemicals are used or stored। तो लेबॉर्ट्री में तो स्मोक करना, ड्रिंक करना, खाना और कॉस्मेटिक्स, ये तमाम चीज़ें तो मुकम्मल तौर पर पाबंदी है इन पर, इनको कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। ऑलवेज यूज केमिकल्स विद एडिक्वेट वेंटिलेशन। जब भी हम केमिकल को इस्तेमाल करें तो प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम मौजूद हो, इनहेलेशन जो ना इनटेक और जो है ना वो एयर जो फ्लो है वो प्रॉपर हो। ऐसा ना हो कि हम एक बंद कमरे में केमिकल का इस्तेमाल करें और वो केमिकल फ्यूम प्रोड्यूस कर रहा हो, तो उससे हैजर्ड अफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं, उससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट हो सकता है, उससे हमारी स्किन डैमेज हो सकती है और अदर इम्यून प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो वेंटिलेशन शुड बी एडिक्वेट while using any kind of chemicals। Check with the MSW Masters Shape as safety data sheet and also the standard operating procedures to जिसको हम SOP बोलते हैं, to work out what type of ventilation is required। तो हर केमिकल के लिए स्पेसिफिक जो है वेंटिलेशन रिक्वायर्ड होती है। नेगेटिव प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर वाली बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसी प्रेशर चाहिए होता है जिसमें आप जो है ना वो एयर बाहर रिलीज ना हो, और ऐसा हो जिसमें बाहर रिलीज हो। तो वो अब हर केमिकल पर डिपेंड करता है कि आपने किस किस्म की वेंटिलेशन जरूरत जो है ना वो यूज करनी है। वेन एवर यू लीव द लैब आफ्टर हैंडलिंग एनी केमिकल, वॉश थारोली विथ सोप एंड वाटर। जब भी आप लैब को छोड़ें तो अपने हाथों को साफ रखें, अपने हाथों को साफ करें और अपने जो है ना वो डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल करें, सोप का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल। कीप योर हैंड्स एंड फेस क्लीन फ्री फ्रॉम एनी ट्रेस ऑफ केमिकल्स। तो अपने हाथों को, अपने चेहरों को किसी भी किस्म के केमिकल के ट्रेस से हमेशा जो है ना वो पाक रखें, साफ रखें। तो ये तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स जो डिस्कस हुई हैं, इनमें बेसिक ये है कि पीपी का इस्तेमाल लाजमी है। उसके अलावा
आपने लैब में कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, स्मोक नहीं करनी, कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल नहीं करना और लेबॉरेटरी में खेलना नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और हमेशा SOPs का इस्तेमाल करना है और MSDS का इस्तेमाल करना है। ये तमाम चीज़ें हमारे लिए भी फ़ायदा होंगी, हमारी अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी, हमारे साथियों की प्रोटेक्शन के लिए भी, हमारे माहौल एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए भी, और हमारे जो प्रैक्टिकल वर्क है उसको भी एफिशिएंटली परफॉर्म करने में हमें ये हेल्पफुल साबित होंगी। लैब सेफ्टी की अगर हम समराइज करें तो डोंट टच द एनिमल्स। लेबॉरेटरी में कोई एनिमल्स हैं तो उनको टच ना करें। वेयर सेफ्टी गोगल्स लाजमी हैं, वेयर लैब कोट लाजमी है, वेयर ग्लव्स वेयर नेसेसरी। कोशिश करें हर वक्त पहने तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, कंटैक्ट डर्मेटाइटिस के चांसेस हो सकते हैं। डोंट ईट एट योर वर्क स्टेशन, कभी भी लेबॉरेटरी में मत खाएं। क्लीन अप योर वर्क प्लेस, जहां आप काम कर रहे हैं हमेशा उसको साफ सुथरा रखें। कोई भी बंदा जो लैब के रूल्स को फॉलो नहीं करता उसका लैब में एंटर होने पर पाबंदी लगा दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रूल है किसी भी बंदे को अनकॉन्शियस कंप्यूटर बनाने के लिए। अनकॉन्शियस कंप्यूटर का मतलब ये है कि हर बंदा अपने ख्याल में होगा लेकिन फिर भी वो लैब सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेगा। अगर कोई बंदा नहीं फॉलो कर रहा तो उसका कुछ दिनों के लिए लैब रूम में एंट्री पर पाबंदी लगा दें, फिर उसको खुद एहसास होगा और फिर वो लैब सेफ्टी को फॉलो करेगा और इससे हमारी हिफाजत भी होगी, हमारे साथियों की हिफाजत भी होगी, हमारे केमिकल्स जो है ना वो भी महफूज रहेंगे। तो ये समरी थी लैब सेफ्टी की कि आपने किसी केमिकल को टच नहीं करना, एनिमल को टच नहीं करना, ऑलवेज यूज द PPEs, और कभी खाना पीना नहीं है, और हमेशा सफाई सुथराई का ख्याल रखना है। बीक मेथड ग्लव रिमूवल स्टेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि लेबॉरेटरी में ग्लव्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। इससे पहले डिस्कस करना चाहिए था कि जब हम इस्तेमाल करेंगे PPEs तो उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट बात वी शुड नो दैट वन इज कॉल्ड द डोनिंग एंड अदर इज कॉल्ड द डोफिंग। तो डोनिंग और डोफिंग पे छोटी सी बात कर लेते हैं। व्हाट इज डोनिंग? डोनिंग का मतलब होता है वेयरिंग। तो किसी भी PPE को आप जब इस्तेमाल करते हैं उसका मतलब होता है डोनिंग। तो डॉन का मतलब होगा वेयरिंग ऑफ द PPE। तो वेयरिंग ऑफ द PPE इज कॉल्ड द डोनिंग। ठीक है, तो डोनिंग का मतलब क्या होगा? वेयरिंग। वेयरिंग और पुट ऑन भी हम कह सकते हैं। वेयरिंग ऑफ द PPE इज कॉल्ड द डोनिंग, वाइल डोफिंग इज कॉल्ड द पुट ऑफ, उतारना, रिमूव करना। ठीक है, तो डोफिंग क्या होगा? डोफिंग क्या होगा? डोफिंग इज द पुट ऑफ, रिमूवल ऑफ द PP इज कॉल्ड द डोफिंग। ठीक है, तो ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनमें एक और बात आपने ध्यान में रखनी है कि डोनिंग हमेशा क्लीन टू डर्टी होती है और डोफिंग हमेशा डर्टी टू क्लीन होती है। वो एरिया जो आपके सबसे साफ है उसको आपने सबसे पहले प्रोटेक्ट करना है और वो एरिया जो सबसे गंदे उसको आपने सबसे पहले रिमूव करना है। तो डोनिंग इज द वेयरिंग वाइल डोफिंग इज द पुट ऑफ रिमूवल। डोनिंग ऑलवेज क्लीन टू डर्टी एंड डोफिंग डर्टी टू क्लीन। तो डोफिंग में जो ग्लव रिमूवल मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लव रिमूवल स्टेप्स, तो ग्लव रिमूवल स्टेप के लिए हम एक मेथड इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं बीक मेथड। कौन सा मेथड? बीक मेथड। इसमें जब हम ग्लव्स को रिमूव करते हैं तो उससे वो आखिर में एक बीक बनती है। दैट बीक इज जस्ट लाइक द चोंच ऑफ द बर्ड, तो इसलिए इसको बीक मेथड कहते हैं। तो इसके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? यूजिंग वन ग्लव हैंड पिंच एंड पुल द बेस ऑफ द अदर ग्लव हैंड। एक ग्लव को इस्तेमाल करते हुए दूसरे को आपने पिंच करना है और उसको पुल कर देना उससे बेस को। दूसरा स्टेप क्या होगा? यूज द मिडल फिंगर टू स्कूप द कफ ऑफ द ग्रू। मिडल फिंगर को इस्तेमाल करते हुए आपने उस ग्लव को ऊपर उठा देना है। थर्ड स्टेप क्या होगा? पुल द ग्लव इनसाइड ओवर, उसको आपने टर्न ओवर कर देना है आपके जो है ना वो फिंगर्स पर, ऑल द फिंगर्स एंड थंब टू फॉर्म, उससे आपकी बीक बन जाएगी। फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा? वो जो आपने बीक बनाई है उस बीक को इस्तेमाल करते हुए दूसरे हाथ के जो ग्लव्स को आप उतार सकते हैं। विद द बीक्ड हैंड पिंच द अपोजिट ग्लव एट द बेस एंड पुल द कफ। फिर स्टेप 5 में क्या होगा? रोल द ग्लव इनसाइड आउट एंड ऑफ द हैंड, उसको आप इनसाइड से बाहर रिमूव कर दें। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वो फिर अब दूसरे हाथ, चूंकि आप जिस हाथ से ग्लव्स उतारा है वो हाथ तो आपका
जो है ना वो स्टेराइल है, साफ है, उस हाथ की आपने एक फिंगर को इस्तेमाल करते हुए, उस हाथ की आपने क्लीन फिंगर को इस्तेमाल करते हुए दूसरे ग्लव्स को भी आपने उतार देना है। विद द अनग्लव्ड हैंड, जिस हैंड से आपने ग्लव उतार, उसका वो क्या हो गया, अनग्लव्ड हैंड हो गया। Use the index fingers to pull the beak glove off at the base of the beak and dispose into the appropriate waste container. Always wash your hand after glove removal. तो जब भी आप अपने ग्लव को रिमूव करें तो हैंड को वॉश करना जरूरी है। प्रैक्टिकल नंबर 2 और 3 पे बात करें तो प्रैक्टिकल नंबर 2 इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम दो ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। वन आर कॉल्ड द एसाइक्लिक और ओपन साइक्लिक, ओपन चेन और एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, इसमें आ जाता है स्ट्रेट चेन, प्रोपेन वगैरह। सेकंड आता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक को हम फिर दो ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमो में फिर दो टाइप्स आती हैं, एलिसाइक्लिक और द एरोमेटिक। एरोमेटिक में फिर बेंजीन रिंग कंटेनिंग और नॉन बेंजीन रिंग कंटेनिंग कंपाउंड्स आते हैं। हेट्रोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स भी आ सकते हैं और हेट्रोसाइक्लिक में भी एरोमेटिक कंपाउंड आ सकते हैं, जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड तो होगा लेकिन दरमियान में कार्बन के अलावा कोई और जो है ना वो एलिमेंट हो सकता है। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, एलिसाइक्लिक और द साइक्लिक, फिर उनकी फर्दर क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स एंड देयर फंक्शनल ग्रुप्स। तो फंक्शनल ग्रुप्स के बेस पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मुख्तलिफ ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं। अल्केन, जो ये अल्कीन्स है, अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे बॉन्ड शो हुए लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। अल्काइंस का जो फंक्शनल ग्रुप है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। अल्कीन्स का फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड, ठीक है, और अल्काइंस का जो फंक्शनल ग्रुप है वो ट्रिपल बॉन्ड, इट शुड बी ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है, अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है, अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये जो इनके बॉन्ड है वो इनके ही फंक्शनल ग्रुप है। तो अल्केन सिंगल, अल्कीन डबल और अल्काइंस ट्रिपल। जनरल फार्मूला CnH2n है, इसका CnH2n-2 है। अल्काइल हैलाइड, इसको हम RX बोलते हैं। एक अल्काइल के साथ उसमें हेलोजन लगा दें तो ये अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होता है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होगा। जब OH के साथ हम लगा दें R तो ये अल्काइल जो है ना वो अल्कोहल बन जाएगा। अब ईथर का फंक्शनल ग्रुप की बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये है कि इसके दोनों तरफ R होता है, और ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन के जब दोनों तरफ R होगा इट इज कॉल्ड द ईथर। और अल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन ये है कि कार्बोनाइल ग्रुप, जो C डबल बॉन्ड O है, इसको हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ हाइड्रोजन जरूरी है, जब एक तरफ हाइड्रोजन होगा तो वो अल्डिहाइड ग्रुप होगा, और जब दोनों तरफ R होंगे तो वो क्या होगा, कीटोन ग्रुप होगा, ठीक है। तो इसमें हम जो है ना बेसिक हमें आइडेंटिफिकेशन का पता होना चाहिए कि कौन से ग्रुप की फंक्शनल ग्रुप क्या है। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप COOH है। जब कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ तो R हो लेकिन दूसरी तरफ OH हो, उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बोलते हैं। ईस्टर, जब कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ तो R हो, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इस तरफ तो R है लेकिन दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ OR है, इसको हम ईस्टर ग्रुप कहते हैं। एसिड एनहाइड्राइड, जब दो कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो, उसको हम एसिड एनहाइड्राइड कहेंगे। असाइल क्लोराइड, जब हम कार्बोनाइल ग्रुप के साथ X अटैच हो, मीन हेलोजन अटैच हो, उसको हम असाइल क्लोराइड कहते हैं। सल्फोनिक एसिड, जब SO3 और H किसी भी R के साथ अटैच हो, उसको हम सल्फोनिक एसिड कहेंगे। नाइट्रोअल्केन NO2, जब सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच हो, नाइट्रोअल्केन कहेंगे। और अमाइन, जब NH2 होगा तो अमाइन होगा, जब कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अटैच होगा NH2 तो वो हो जाएगा अमाइड। NH2 होगा तो वो अमाइन है, और जब NH2 कार्बोनाइल ग्रुप से अटैच वो होगा अमाइड। What are the tests that are used for the identification of these functional groups? तो टॉलरेंस टेस्ट को मेनली हम यूज करते हैं अल्डिहाइड के लिए। इसमें केमिकल इस्तेमाल करते हैं सिल्वर ऑक्साइड या अमोनिया या सिल्वर अमाइड का इस्तेमाल करते हैं। अल्डिहाइड का इस्तेमाल, इसमें सिल्वर मिरर जो है ना वो कोट हमें फ्लास में नजर आती है, तो इसका मतलब है टॉलरेंस टेस्ट, तो ये पॉजिटिव है, उसका मतलब है वहाँ पे अल्डिहाइड मौजूद है। आयोडोफॉर्म टेस्ट, दैट यूज द रिएजेंट आयोडीन एंड द हाइड्रोक्साइड, इसमें मिथाइल कीटोन फंक्शन को डिटेक्ट करते हैं। येलो प्रेसिपिटेट ऑफ द क्लोरो, जो है ना वो क्या बनते हैं, मिथाइल आयोडाइड के जो है ना वो बनते हैं। तो CH3 सॉरी, इसके जब
येलो पेस्टाइड बनते हैं तो इससे साबित होता है कि ये इसमें मिथाइल कीटोन्स हैं। अल्काइल हैलाइड के लिए हम सिल्वर नाइट्रेट इन अल्कोहल टेस्ट करते हैं, प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर कंपाउंड फॉर्म। ब्रोमीन टेस्ट मेनली यूज फॉर अल्कीन एंड अल्काइंस दैट इज यूज फॉर द सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को डिफरेंशिएट करने के लिए ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन डिसअपियर्स हो जाएगा। बेयर्स टेस्ट मेनली यूज आल्सो यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, अल्कीन्स और अल्काइंस के आइडेंटिफिकेशन के लिए। परपस्टोशन टर्न्स टू ब्राउन प्रेसिपिटेट तो डाइल्यूट के एमिनोफोर इस्तेमाल करेंगे। जोन्स टेस्ट जिसमें क्रोमियम ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करेंगे। तो ये 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल के इस्तेमाल करते हैं। ओरिजिन रिएजेंट टर्न्स ब्लू ग्रीन। ल्यूकास टेस्ट ये बेंजाइलिक अल्कोहल के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लाउडी सॉल्यूशन इनिशियली देन सेपरेट लेयर फॉर्म्स होती हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट हैं। तो मेनली इसमें इंपॉर्टेंट टेस्ट कौन सा होगा? टॉलरेंस टेस्ट, इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट बेयर्स टेस्ट, तीसरा टेस्ट लुकास टेस्ट और ब्रोमीन टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रैक्टिकल नंबर 4 पे बात करेंगे। प्रैक्टिकल नंबर 4 जो है ये बीएमआर से मुतालिक है। डेमोन्स्ट्रेट टू कैलकुलेट द बीएमआर ऑफ ए पेशेंट। बीएमआर का मतलब होता है बेसिक मेटाबॉलिक रेट। तो बेसिक मेटाबॉलिक रेट इज द नंबर ऑफ कैलोरीज योर बॉडी नीड्स टू अकम्प्लिश इट्स मोस्ट बेसिक लाइफ सस्टेनिंग फंक्शन। तो हमारी बॉडी को कितने बेसिक जो है ना वो कैलोरीज चाहिए, उसको हम बोलते हैं बीएमआर। तो बेसिक मेटाबॉलिक रेट इज द नंबर ऑफ कैलोरीज योर बॉडी नीड्स टू accomplish इट मोस्ट बेसिक लाइफ सस्टेनिंग फंक्शन। तो बेसिक लाइफ सस्टेनिंग फंक्शनिंग को परफॉर्म करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ जो है वो कैलोरीज चाहिए, उसको हम कहते हैं बीएमआर। तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट उसको हम इस्तेमाल कहते हैं स्टेडियोमीटर। तो स्टेडियोमीटर क्या होता है? स्टेडियोमीटर इज अ पीस ऑफ ए मेडिकल इक्विपमेंट यूज फॉर मेजरिंग ह्यूमन हाइट। ह्यूमन हाइट के लिए जो हम इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं उसको बोलेंगे स्टेडियोमीटर। दिस इज द स्टेडियोमीटर यूज फॉर द मेजरिंग ऑफ द हाइट। हाउ टू एस्टिमेट योर बीएमआर? अब बीएमआर को फाइंड करने का एक स्पेसिफिक फार्मूला है। वन पॉपुलर वे टू एस्टिमेट इज थ्रू द हैरिस बेंडिक फार्मूला व्हिच टेक्स इनटू अकाउंट वेट, हाइट, एज एंड जेंडर। अगर हमें वेट मालूम हो किसी भी बंदे का, उसकी हाइट मालूम हो, उसका एज मालूम हो और जेंडर मालूम हो, तो हम इन चार को इस्तेमाल करते हुए उसका बीएमआर निकाल सकते हैं। तो बीएमआर अगर वुमेन और मैन ये दोनों इनके लिए डिफरेंट होता है। वुमेन हैज डिफरेंट बीएमआर और मैन हैज डिफरेंट। तो फार्मूला क्या है? बीएमआर 655 प्लस 9.6 इंटू वेट इन किलोग्राम प्लस 1.8 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर, हाइट को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, माइनस 4.7 इंटू एज इन जी। अब बीएमआर मैन के लिए 66 प्लस 13.7 इंटू वेट इन किलोग्राम प्लस 5 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक फार्मूला हमारे पास है, वो हम यूज कर सकते हैं, -6.8 इंटू एज इन जीएस। तो ये दो मुख्तलिफ मेथड्स हैं। इसको हम जो है ना वो मैन और फीमेल सॉरी मैन और वुमेन के लिए दोनों मुख्तलिफ मेथड्स हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दोनों में 655 और ये इनका डिफरेंस आता है। बेसिक मेटाबॉलिक रेट में मुख्तलिफ जो हमारे वाइटल आर्गन्स हैं वो मुख्तलिफ उनको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ब्रेन रिक्वायर्ड 17%, हार्ट रिक्वायर्ड द 8%, मसल्स रिक्वायर्ड 20%, फैट रिक्वायर्ड 3% एंड अदर्स रिक्वायर्ड इसमें आते हैं 16%, डाइजेशन 10% और हमारे जो किडनीज हैं 7% और लिवर यूज द 19% ऑफ आवर बीएमआर। तो दिस इज ऑल अबाउट द part 1 of the biochemistry skills. In the next lecture we will discuss about the part 2 or the more biochemistry skills. Thanks.